अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी। आज के वक्त में हम ये देख रहे हैं कि हमारा एक हमसाया मुल्क, जिसे हम सो कॉल्ड हमारा एक पैदाइशी दुश्मन हमसाया मुल्क, उसके अंदर जो एक बैड डेवलपमेंट हो रही है, और जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा ले लिया गया है, और ये खाली इस्तीफ़ा शायद धर्मेंद्र प्रधान तक ना ख़त्म हो, ये बात आगे भी बढ़ जाए। लेकिन हम अपने प्रोग्राम में आज ऑन डिप्लोमेटिक इकोनॉमी ऑन विद आमिर अली हम आपको ये ज़रूर दिखाएंगे कि इस वक्त इंडिया में क्या ओरिजिनल फुटेज है जो उनके गोदी मीडिया से हट के है, उस पर हम बात करेंगे। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे वैल्यूएबल गेस्ट। हिंदू लोग ऐसे होते हैं, हिंदू क्या सिखाते हैं? हिंदू क्या सिखाते हैं? जो ये सच्चा हिंदू का दावा कर रहे हैं, ये हिंदू ने, ये फर्जी हिंदू है, राम के नाम पे धंधा करने वाले ये लोग हैं। और ये हमें सिखाएंगे कि कौन हिंदू है, कौन देश तोड़ने वाले आप लोग। कौन देश तोड़ रहा है? युवा देश तोड़ने के लिए आए हैं यहाँ पर। इनका भविष्य खराब हो रहा है, ये देश तोड़ने के लिए आ रहे हैं। युवा सुसाइड करने के लिए वो हो रहा है, राजी हो रहा है, धंधा खाए, अपना पेट तुड़वाए, हाथ तुड़वाए, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये देश तुड़वाने के लिए आए हैं। आप क्या क्या करोगे? जब आप आ जाते हैं, कोई भी मुसलमान आवाज उठाते तो उनको तो तुरंत तो अंदर कर देते हैं, उनको बोल देते पाकिस्तानी एजेंट बोल के। हाँ, तब उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हैं। हम हिंदू अगर आवाज उठाते हैं, हम कांग्रेसी बता देगा, आम आदमी पार्टी का एजेंट बता देगा। हाँ, और उसके बाद जो है आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पानी में डूब के सीता आंदोलन कर रहे हैं, उनको तुम लोग कहते हो जो है नक्सली है। हाँ, और हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाले जब प्रोटेस्ट करने आते हैं तो कहते हैं कि चाइनीज माल है। हाँ, हम आज मेरी नॉर्थ ईस्ट की मणिपुर जल रहा है 3 साल से, तो हम इनको इनाम देना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के युवा जो है उनको वो सारी जो कॉकरोच ये लोग बता रहे हैं, उस युवाओं का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, टेंट के अंदर पूरी तरीके से जिंदगी बर्बाद हो रहा है। उनका आज पढ़ नहीं पा रहे, घर जा नहीं पा रहे, वो लोग वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कौन देख रहा है? आज ये सारे युवा जो देश से कोने कोने से आए, इनका पीड़ा है, इनको पूछ के देखे, ये कमाते हैं नहीं कमाते? बाप से पैसा लेके आए होंगे, हाँ, किसी भी तरीके से अपने पैसा 200, 300, 400 रुपए इकट्ठा करके आए होंगे। पूछे इनसे, पढ़ लिख के डिग्री ले लेके कैसे घूम रहे हैं? इनके पास नौकरी नहीं, नौकरी मांगने के लिए जाते तो डंडा पीटते हैं। देखा था अभी क्या हुआ था यूपी के अंदर? 69,000 जो शिक्षक है कॉकरोच बन के चलने के लिए मजबूर है। ये सिस्टम है। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान हमेशा एक तरह का इन्फ्लुएंस, एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी होता है, लेकिन एक लोकल चीज़ चल रही है जिसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इफ़ेक्ट ज़रूर किया है, और वो है कि जो ईरान की वॉर है, और अभी अगर बैतुल मंदब जिसे वो कहा जाता है कि हुसीस ने उसको ब्लॉक कर दिया, उसकी ब्लॉकेज के बाद अगर पाकिस्तान हटा दे। जी ब्रिगेडियर साहब, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्लीज कम अगेन। जी, आई कांट हियर यू। यू कांट हियर मी सर। ब्रिगेडियर साहब, जो लोकल सिचुएशन है पूरे एरिया की, यानी कि एरियल सिचुएशन है, इट्स नॉट लोकल, कि जिसे हम बैतुल मंदब पे बात करते हैं, और बैतुल मंदब को हुसियों ने जिस तरीके से स्ट्राइक किया, और उस जहाज को स्ट्राइक किया जो कि तेल लेके निकला था सऊदी अरेबिया से, तो इसके बाद आप क्या समझते हैं कि जंग का दायरा मजीद वसी हो जाएगा, और इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे ऑयल प्राइसेस पे? बहुत बहुत शुक्रिया। बाबुल मंदब और स्टेट ऑफ हॉर्मुज दोनों बड़ी स्ट्रेटेजिक जगहें हैं, जहाँ से, जैसे आपने कहा, दुनिया की तेल की सप्लाई और दुनिया की तेल की शिपमेंट इस जगह से होती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। ईरान कहता है कि हमने उसे कंट्रोल करना है। रूसी ने कहा था कि बाबुल मंदब को हम कंट्रोल करते हैं, और इससे पहले भी उन्होंने बाबुल मंदब को बंद किया। उस वक्त बाद इस तरह किया कि उन्होंने वहां से इजराइल के जहाजों को गुजरने नहीं दिया, और जो भी इजराइल लेडन थे या इजराइल नकिब थे या इजराइल उसके अंदर वो उनका अमला था, उसको नहीं गुजरने दिया। लेकिन अब इस दफा वो एक कदम आगे चले गए। और उसमें आपने जैसे कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के जहाज को टारगेट किया, और इसके साथ साथ ईरान ने भी, आपको गुजरा जब अमेरिका ने कोशिश की कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अवॉइड करके ओमान के साहिल से, ओमान के साथ जो जगह है वहाँ से, जो स्टेट है वहाँ से गुजारा जाए, तो जहाज़ों को तब भी ईरान ने फायर किया। अभी ये डेवलपमेंट जो है ये बड़ी रिस्की और बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है। तो इसलिए कि ईरान के अपना सऊदी अरब की और हौसियों की इससे पहले भी एक बड़ी सीरियस और बड़ी लंबी लड़ाई हो चुकी है, जिसके मोहम्मद बिन सलमान ने फिर आके दरमियान में बंद कर दिया। उस वक्त भी पाकिस्तान को, अगर आपको याद हो, कहा गया था कि आप आके हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल हो,
और पाकिस्तान ने उस वक्त अपनी कंपल्शन, क्योंकि हमारी लेकिन रिक्वायरमेंट। ब्रिगेडियर साहब, आज तो पाकिस्तान, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आज तो जैसे हमारा एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, तो डोंट यू फील कि ये वो वक्त आ गया है कि जब पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में, स्ट्रेटेजिकल मुश्किल सिचुएशन में खड़ा है, जहां पे हमें हर सूरत में सऊदी अरेबिया का साथ देना ही पड़ेगा इस वॉर में? मैं आपसे उसी तरह में आ रहा था जो आपने दरमियान में सवाल किया, वो ये कि पाकिस्तान पहले इस लड़ाई को अवॉइड कर चुका है सऊदी अरब के साथ। पाकिस्तान के ताल्लुकात उस वक्त भी थे, अभी उसमें एक तब्दीली ईरान और अमेरिका के जो लड़ाई हुई है उसके बैकग्राउंड में तब्दीली ये आई है कि पाकिस्तान का एक डिफेंस माहिदा हो गया है सऊदी अरब का, जिसकी डिटेल ना आपको पता है ना मुझे पता है, किसी को भी पता नहीं है कि उसकी क्लॉजेस क्या हैं, उसके पैरामीटर्स क्या हैं। उसके साथ साथ एक पाकिस्तान का जो स्क्वाड्रन है वो भी डिप्लॉय हो गया है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के हमेशा ही बहुत सारे फौजी हैं सऊदी अरब के अंदर मौजूद रहते हैं। अभी बात यह है कि इस वक्त अगर आप नेचर ऑफ वॉरफेयर देखेंगे या नेचर ऑफ वॉर देखेंगे, तो अगर पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ माहिदा है तो पाकिस्तान हौथियों के खिलाफ क्या करेगा? दो चीजें हैं जो हो सकती है जो पाकिस्तान को करे। पहली चीज ये है कि पाकिस्तान को ईरान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की बातचीत चल रही है, तो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली इस चीज को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी आप ईरान से बात करें कि वो हौसियों को ये डायरेक्ट करे, क्योंकि ईरान ने हौसियों को ये कहा था कि आप बाबुल मंदब बंद करें, और एक IRGC का वक्त जो है रिपीटेडली कुछ लोग जो है वहां गए भी थे। इससे पहले भी हौसियों का वो जहाज उनके उन लोगों को लेके आ रहा था नॉर्थ, जो खamenei के जनाजे में गए थे, उसके ऊपर भी फायर हुआ था। तो पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इस वॉर को डिप्लोमेटिकली और बायलैटरल रिलेशन के जरिए हौसियों को ये कहा जाए कि आप जरूर फायर करें, लेकिन उन जहाजों पे फायर करें जो इजराइल ओरिएंटेड जहाज हैं या जो इजराइल की तरफ जा रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अगर वो सऊदी अरब के ऊपर या सऊदी अरब के जहाजों को फायर करते हैं तो उसमें कोशिश क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये वो मिसाइल फायर करेंगे तो फिर सऊदी अरब के जो मिसाइल स्टेशन हैं वहां से उनके ऊपर मिसाइल फायर हो जाए, क्योंकि यही रिटेलिएशन बनती है। उसके साथ साथ तीसरी क्या सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड ऑफेंसिव का तो कोई चांस नहीं बन रहा ना कि तीसरा ये हो सकता है कि एयरफोर्स को इस्तेमाल किया जाए। अब एयरफोर्स को इस्तेमाल करने में प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो सऊदी अरब के अपने जहाज हैं पहले फेज में, या सऊदी अरब के पास बहुत बड़ा F-35 का बहुत बड़ा आर्सेनल है, बड़े जहाज हैं, उनके अपने पायलट्स जो हैं वो बड़े ट्रेंड हुए हैं, जिनको पाकिस्तान ने भी ट्रेंड किया है और जिनको अमेरिकन ने भी ट्रेंड किया है, वहां से वो ट्रेनिंग, तो वो इस्तेमाल हो। उसकी टेक्निकल गाइडेंस या प्रिसीजन गाइडिंग है वो पाकिस्तान की तरफ से हो सकती है। लेकिन मैं फिर इन चीजों इन सिनेरियो के एंड पे ये कहूंगा कि कोशिश ये होनी चाहिए कि ईरान को समझाया जाए, बताया जाए कि ये जो सऊदी अरब के ऊपर और सऊदी अरब के जहाजों के ऊपर जो अटैक है होती है वो कोई लॉजिकल नहीं है, उसका कोई रीजन नहीं बनता है। जिस तरह ईरान अमेरिका इजराइल वॉर का कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक वजह है जो मजहबी जनूनियत पे मुश्तमिल है, और वो मजहबी जनूनियत ओरिजिनेट करती है इसराइल से, जहां वो ग्रेटर इसराइल के प्लान को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। अभी एक खबर और आई है जो गर्दिश कर रही है, वो ये है कि बहरीन और कुवैत ने भी गालिबन रिस्पॉन्ड किया ईरान को, और उसको जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया वो UAE ने प्रोवाइड किया। तो आप ये देखिएगा कि UAE का रोल जो है इस खित्ते में, वो रोल है जो मुसलमानों की पीठ पे छुरा घोंप रहा है और वो यहूदियों की लैब में जाके बैठा हुआ है, विच इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर मुस्लिम उम्मा या मुसलमान ममालिक के लिए। वो ममालिक जो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग का दायरा इख्तियार ना बढ़े, जिसमें पाकिस्तान भी है, टर्किया भी है, कतर भी है, इजिप्ट भी है। तो मैं इन तमाम चीजों को देख के और UAE के एंटी मुस्लिम रोल को देख के, मुसलमानों के खिलाफ रोल को देख के, और मुसलमानों की पीठ पे जो छुरा वो घोंप रहा है, और यहूदियों के जो एजेंडे को लेके, ज़ियोनिज़्म के एजेंडे को लेके जो आगे चल रहा है, उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान क्योंकि पीस के लिए कोशिश करता रहा है तो वो इन ऑप्शंस को पहले यूटिलाइज करे, उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन मैंने आपसे जिक्र किया कि उसके ऊपर भी जाना पड़ा तो फिर जाना पड़ा। ब्रिगेडियर साहब, हमारे साथ कर्नल अतर साहब भी मौजूद हैं, वेरी रिस्पेक्टेबल टू अस। कर्नल साहब, वी वेलकम यू टू आवर शो। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। सर, आई विल आस्क अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन कि अभी एक खबर आ रही है कि जनाब मोदी साहब ने घुटने टेक दिए। मैं तो घुटने टेकना ही कहूँगा कि उनका जो एजुकेशन मिनिस्टर था धर्मेंद्र प्रधान,
आफ्टर अ लॉन्ग एजुटेशन, और एक ऐसी एजुटेशन के जो इंडिया में शुरू हुई कि जिसकी एग्जांपल पहले कभी नहीं मिलती थी, कि उस एजुटेशन के बाद अगर उसने ये काम किया और चूंकि कर दिया ऑलरेडी, ही अनाउंस्ड इट, तो ये जो एजुटेशन थी इसको आप कैसे देखते हैं कि ये बेसिकली एक सिस्टम के खिलाफ थी, इनके फैनेटिकिज्म के खिलाफ थी, या इसके पीछे क्या रीजन थी, और क्या ये मोमेंट खाली इसी जगह पे रुक जाएगी या इसके आगे बढ़ने के भी चांसेस हैं? थैंक यू वेरी मच आमिर साहब। तमाम सामीन और नाजरीन को आदाब अर्ज़ है। ये जो मूवमेंट अभी कॉकरोच जनता पार्टी ने चलाई मोदी रजीम के खिलाफ, बेसिकली इट वाज डिजाइन टू, जो उनके यहाँ वो NCCI के एग्जाम हुए थे मेडिकल के, उसमें जो पेपर लीकेज हुई थी उस पे हुए थे, क्योंकि इन पेपर्स के रिजल्ट में तकरीबन 20 बंदों ने खुदकुशियां कर ली थी कि जी हमसे ज्यादती हुई, पेपर पहले लीक। तो CJP जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसके जो हेड हैं अभिषेक दीपक, ये बिल्कुल वो एक यंग आदमी है, तो उन्होंने ये सोशल मीडिया पे, ये इंस्टाग्राम पे बनाई थी, और जिसके पीछे इतने ज्यादा उसको 22 के 25 मिलियन फॉलोअर्स मिल गए थे। और वो ऑन ग्राउंड जब उसने कनाडा से आके इधर उसके वो एहतमाम किया, उसको प्रैक्टिस किया, तो लोगों ने उसको फॉलो किया एंड दे स्टार्टेड ऑफ विद दिस। तो ये अभी पिछले 3-4 माह में सब कुछ हुआ है। तो ये जो इतना बड़ा मूवमेंट मोदी रजीम के खिलाफ चली है, ये पहली दफा हुआ है पिछले 12 साल में कि जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं उनकी सरकार, तो वो बहुत अथॉरिटेरियन रूल कर रहे थे। ही वॉज नॉट अ नॉर्मल डेमोक्रेटिक रूलर। वो किसी के प्रेशर में नहीं आ रहे थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि उनकी पॉपुलैरिटी को क्रैक हुआ है और उनको इस प्रेशर में लाया गया कि वो दे हैव बीन फोर्स्ड टू मेक हिज मिनिस्टर रिजाइन। कर्नल साहब एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में अपीयर हो रहा है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो वो पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे वहां पे कहा जाता था सेकुलरिज्म और व्हाट एंड दैट, तो ये जो RSS और इसकी जो फैनेटिकिज्म है, ये जिस तरीके ने इस सारे सिस्टम को डैमेज किया है, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि ये सिलसिला यही रुक जाएगा, उस इस्तीफे तक रुक जाएगा, या ये आगे भी बढ़ सकता है? ये मैं अभी इस तरफ आ रहा हूं कि आप देखिए ना कि ये सारा फिनोमेना जो है, ये फर्स्ट टाइम 12 इयर्स में हुआ है कि दिस मूवमेंट इज नॉट अगेंस्ट बीजेपी, इट इज फोकसिंग ऑन मोदी इन द गाइज ऑफ आस्किंग फॉर क्या कहते हैं रेजिग्नेशन फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्टर। वो एक्चुअली क्या फोकस मोदी पे कर रहे हैं कि दिस मैन has ruled for 12 hours, और सारे क्रेडिट ये खुद ले रहा है। और लेकिन आगे जब कुछ नुकसान इंडिया का हुआ है फॉर लास्ट 1.5 ईयर जो उनके साथ हो रही है, उसका क्रेडिट जो उसका जो डिसक्रेडिट है, जो सब कुछ उसका नुकसान है, वो किसी की तरफ नहीं जा रहा। तो अब उसी का जो खुमार है वो उठ रहा है, और उसी का जो क्या इनके अंदर वो पकड़ा था लावा, वो अब फटा है, किसी और गाइज में फटा है, पर है वही चीज। आप इस पर्टिकुलर मूवमेंट में देख लें, उनकी इंडियन सोसाइटी के तमाम सेगमेंट्स जो है वो शामिल हो गए। इट्स नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, ये तमाम सेगमेंट उनके जो है ना वो शामिल हो चुके हैं इसके अंदर। एजुकेशनिस्ट भी, डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स भी, बाकी जो सोशल वेलफेयर वर्कर्स हैं, सियासी पार्टीज हैं, सब इसमें आ गए हैं। और अब आप देख लें कि दिस ऑल ओवर इंडिया इसके मुजाहरे शुरू हो गए हैं। इंडिया कल रात जो पिछली रात गुजरी है, उसमें जो मोदी ने रात 12 बजे अपनी क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे वो अपना मैसेज दिया, उसको देना पड़ा, उसमें देख लें उसकी क्या हालत थी। ही हैज नेवर डन इट अर्लियर। आप पिछले मेरे ख्याल में 1.5 में मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। He has not come to the press. So you are convinced that कि ये एक खाली फिनोमेना, खाली ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे नहीं, बल्कि ये आगे भी बढ़ सकता है। आगे बढ़ सकता है। आप ये देखें कि ये इसने जो डेंट डाला है ना मोदी के जो अथॉरिटेरियन रूल था उसमें, वो है कि पूरे 12 इयर्स में मोदी was never forced to
make any of his क्या कहते हैं colleague to resign. But this is the first time it has happened. It is the first time. और जो उधर इंडियन मीडिया है वो आप देख रहे हैं कि वो कितना ज्यादा उधर गोदी मीडिया जो था वो डोमिनेट करता था, बाकी किसी को बोलने नहीं देता था, और पूरी रिजीम जो थी उसने पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ था। आम बंदा डरने लग पड़ा था, वो प्रोटेस्ट में नहीं आ रहा था। लेकिन इस क्या प्रोटेस्ट ने वो मिथ ब्रेक कर दी है, और वो बातें जो अब पहले मोदी के खिलाफ नहीं कही जा रही थी वो अब कही जा रही हैं। कर्नल और साहब, उस पे आप if you allow me, जी। I have to come back to you, लेकिन I need to switch to ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, टॉपिक इस तरह के कि जैसे एक एटॉमिक डील ऑफर की गई और जिसे कभी बड़ा चढ़ा के पेश किया गया कि पता नहीं एटम बम बनाने की इजाज़त दे दी है सऊदी अरब को, लेकिन वो कोई सिविल न्यूक्लियर डील थी और उसके साथ वो शर्त लगा दी गई अब्राहम अकॉर्ड वाली, और फिर ये कहा गया कि नहीं जी आप ऐसे करेंगे तो हम ऐसे मानेंगे। तो हाउ डू यू फील कि इज दैट चाइना इज ट्राइंग टू ट्विस्ट द आर्म्स, सॉरी अमेरिका इज ट्राइंग टू ट्विस्ट द आर्म्स ऑफ दीस अरेबिक कंट्रीज? नहीं, वो तो खत्म हो गई। सऊदी अरब ने कह दिया कि जी हम एट द कॉस्ट ऑफ इजराइल रिकग्निशन हम इस डील को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमें अपनी सॉवरेनिटी और अपनी नेशनल सिक्योरिटी ज्यादा अजीज है। जहाँ अमेरिका तो वो एक पत्ता फेंक रहा था, गोली फेंक रहा था कि जी आप आए, हम उन्होंने उसमें अंडरलाइन एक स्टेटमेंट दी कि जी आप एनरिचमेंट यूरेनियम एनरिच कर दें, और यूरेनियम एनरिचमेंट कितनी करे कि सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए आपको तो 60% तक तो आप जा सकते हैं। जब 90% पे जाते हैं तो वो वेपन ग्रेड यूरेनियम होता है, उससे ऊपर जब आप जाते हैं तो वो वेपन ग्रेड यूरेनियम होता है। तो वो एक उन्होंने उनको एक बेट फेंकी थी, क्या कहते हैं, बेट फेंकी थी कि जी आप ये करें। लेकिन सऊदी अरब ने वो बेट फेंकने से इनकार कर दिया, बिकॉज वैसे भी जो अमेरिका का करैक्टर है, और खासतौर पे वहाँ जो एक करैक्टरलेस आदमी, एक झूठा, एक एप्स्टीन फाइल का मुजरिम, एक दहशतगर्द नुमा इंसान जो प्रेसिडेंट के तौर पे बैठा हुआ है, जो जिसकी नंगी तस्वीरें जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ छप चुकी है, और जिसका किसी वक्त भी मुआवजा होगा अगर ये जंग खत्म हो गई, और जिसको अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, अपने अल्फाज पे। और ब्रिगेडियर साहब, सुबह से लेकर शाम तक स्टेटमेंट भी जो उसकी बदल जाती है उसका भी खास तौर पे जिक्र कीजिए। वो स्टेटमेंट इसलिए बदलती है कि अब आप वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट उठा के पढ़े, जिसमें जो ये कहती है कि ट्रंप ने इसको, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इस चीज को कैलकुलेट करके छाप दिया है, और वो अभी ट्रंप से रिलेटेड नहीं है, वो ट्रंप से भी और उसकी फैमिली से भी रिलेटेड है, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए जी उन्होंने, ट्रंप ने और उसकी फैमिली ने 2025 में जो है वो $2 बिलियन बनाए हैं सिर्फ इस जंग की वजह से। यानी वो जंग जब आप, यानी वो जंग के बेनिफिशियरी हैं। जी हाँ, जंग जो है वो पैसे बनाने का जरिया बनेगी। हाँ। वो कहता है कि जी वो डील हो रही है, पेट्रोल की प्राइस नीचे आ जाती है, फिर कहता है डील नहीं हो रही, पेट्रोल की प्राइस ऊपर, और बाकी चीजों की बड़ी रिलेटेड है। तो भाई आप इसमें जो कुछ चीजें हो रही है वो आपको पता ही है कि क्रिप्टो और कॉइन वेंचर, व्हाइट हाउस के अंदर को $2.2 बिलियन है जो उन्होंने किए हैं। 2024 में उसने बनाए थे उसके बाद $600 बिलियन थे, उसके बाद अब $1.6 बिलियन एक साल में उन्होंने जनरेट किए हैं। अभी उसके साथ साथ सिर्फ अभी आप उठा के फोर्ब्स की रिपोर्ट उठा के पढ़े, वो ये कहती है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ जो है वो $6.58 बिलियन है, और उसमें वो न्यू डील भी हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो है, एशिया में भी, रियल एस्टेट बिजनेस भी है, तो और इन्वेस्टमेंट भी जो है, और क्या क्या 5 जो चीजें हैं जो उन्होंने अभी फोर्ब्स जो कैलकुलेट करके आपको बताइए। तो असल में तो ये जंग जो है ये पैसे बनाने का जरिया ट्रंप और उसकी फैमिली का। अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई थी जेरेड कुश्नर के बारे में और स्टीव विटकॉफ के बारे में। आपने वो जो बाइडेन अपने इसका अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है जेडी वैंस का आपने इंटरव्यू जो छपा है या जो उसका पॉडकास्ट है वो आपने पढ़ी है, जिसमें उसने कहा कि जी इस वक्त इजराइल जो है वो पैसे लगा रहा है, और वो पैसे जो है ट्रंप की लॉबी के जरिए लग रहे हैं, जिसमें APEC भी शामिल है। और APEC वो $multi-billion यहूदी बिजनेसमैन है जो दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, जो अमेरिकन सेनेटर्स को पैसा देते हैं, उनको इलेक्शन लड़वाते हैं। तो उसने कहा जी वो पैसा फेंका जा रहा है, और मुझे भी ऑफर की गई, और वो जो है उसके जरिए वो जो कहते हैं, इजराइल ये कहता है कि जंग रोको ना बल्कि जंग जारी रखो,
तो मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया इससे कि मैं वो 14 पॉइंट एडवोकेट सर ये तो आपने तो ये जेडी वेंस का जो ये बिल्कुल स्टेटमेंट है ये ऑन रिकॉर्ड भी आ चुकी है और आपने बड़ा सही तरीके से एलिब्रेट किया है कि कोई तो ऐसे हैं लोग जो बेनिफिशरी हैं और वो चाहते हैं कि ये जंग रुके ना क्या ताकि उनकी पर्सनल पॉकेट ऐसे ही इंक्रीज करती रहे। ब्रिगेडियर साहब मुझे सर कर्नल अतर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ईरान कितनी देर तक सस्टेन कर सकेगा अपनी स्ट्रेटेजिकल पावर को, क्योंकि जैसे प्रेशर आया है अमेरिका ने कहा है चाइना को और रशिया को कि आप ईरान की स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट को बंद कर दें। अगर ये सपोर्ट बंद होती है, जो हमें बाजार नज़र आ रहा है कि कोई स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट कहीं से तो आ रही है, कोई जो ईरान इतने ड्रोन्स और इतने मिसाइल्स फायर करता जा रहा है, हाउ डू यू फील अबाउट इट कि ये अगर खुदा न खास्ता ये वहाँ से सपोर्ट रुकती है तो इज दैट ईरान इज इन अ पोजीशन टू सस्टेन विद दिस स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी? अमित साहब, मैं पहले जरा वो जो आपने क्वेश्चन भिड़े साहब को किया उसके बारे में थोड़ा सा अर्ज करूंगा कि ये जो न्यूक्लियर डील का अनाउंस किया ट्रंप ने, इसमें आप याद रखें कि ये जो चेंज आई उसमें बाद में दोबारा फिर डाल दिया अब्राहम अकॉर्ड और इजराइल की रिकॉग्निशन, वो बेसिकली वेट दे रहा है सऊदी अरेबिया को। इसलिए वो उसको पता है कि सऊदी अरेबिया ने ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और या जो ये पीसफुल न्यूक्लियर की जो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम की टेक्नोलॉजी है, ये क्योंकि पाकिस्तान के साथ इसकी डील हो रही है, इनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं टर्की के साथ भी और इसकी बैकिंग चाइना से है, तो इनको चाइना से मिल जाएगी और इसलिए वो अब सऊदी अरब को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है और उसने एक्चुअली अल्टीमेटली ये जो शिक है अब्राहम अकॉर्ड और इजराइल वाली ये खत्म कर देनी है। उसने अपनी आप को उसने ये खत्म कर देनी है। वो बेसिकली सऊदी अरब में और इस क्या अपने मिडिल ईस्ट में अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहता है। उसको ये पूरी तरह पता है कि उसको ये अब ये सब कुछ जो है चाइना वाले पाकिस्तान के थ्रू चाइना से मिल जानी है, तो इसलिए उसने ये डाली है और वो अल्टीमेटली ये शिकें खत्म कर देगा। वो ही इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग मनी फ्रॉम पाकिस्तान। और आप मुझे ये याद रखिएगा, ये जो पाकिस्तान को अब वो $10 बिलियन जो है मिलने हैं, जो क्या अमेरिका ने अब वो इनके लिए स्टैंड बाई के लिए देने के पाकिस्तान ने जो मांगे हैं, वो इसी तरह सऊदी अरेबिया के उधर जाएंगे और उधर से पाकिस्तान के पास आएंगे इसी न्यूक्लियर डील के। ये दोनों इंटर रिलेटेड चीज। जी बिल्कुल, आपने बड़ी गहरी बात की क्योंकि प्रोग्राम के पहले पोर्शन में दिस वाज माय क्वेश्चन, आप उसमें नहीं थे सर। लेकिन लास्ट कमेंट अगर कि क्या आपको लगता है कि ईरान कैन सस्टेन विदाउट द हेल्प ऑफ चाइना एंड रशिया? लेकिन बात ये है कि ईरान जो है वो क्या कहते हैं पूरी तरह से तैयार है उसके। ठीक है, आप कहते हैं कि जी उसके पास ये मिसाइल वगैरह टेक्नोलॉजी और बाकी जो है, अगर ये सारा कुछ 40 दिन में पहले नहीं तबाह कर सका, अब 15 दिन हो गया अभी तक कुछ नहीं, उसने कोई इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट वो नहीं हासिल की है। सर कर्नल साहब, यही क्वेश्चन मुझे स्विच करना पड़ेगा, इसी का आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ब्रिगेडियर साहब, व्हाट इज योर ब्रीफली व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट इट? पाकिस्तान कोई न्यूक्लियर डील ऑफर नहीं करेगा सऊदी अरबिया को, मेरी बात लिखी थी। पाकिस्तान कर नहीं सकता न्यूक्लियर डील सऊदी अरबिया का, इसलिए कि उसकी बहुत रेमिफिकेशंस। तो वो जो भी चीजें ना चाइना सऊदी अरब को न्यूक्लियर डील देगा, चाहे वो पीसफुल पर्पज हो चाहे वो किसी और पर्पज के लिए हो। बिल्कुल सही। अमेरिका जो है उसने इससे पहले ही $2 बिलियन की एक डिफेंस डील सऊदी अरब के साथ साइन कर ली है, जिसके जरिए उसने लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है वो सऊदी अरब को प्रोवाइड करना है। और ये जो सिविल न्यूक्लियर डील थी, ये एक्चुअली वो एंगेज करना चाहता था, क्योंकि ये किसी भी तरीके से ये भी थ्रू नहीं होनी थी, बिकॉज इजराइल का बहुत प्रेशर आना था। ईरान को ऑलरेडी वो ये कह रहे हैं, उनका स्टाफ ये है कि हम ईरान को एटॉमिक बम डेवलप करने नहीं देंगे। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो सऊदी अरब में आए और इजराइल उसको रेजिस्ट न करे और ट्रंप उसको लेके चले। और जहां तक अब्राहम अकॉर्ड, तो वो तो यहाँ हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है। वी विल बी राइट बैक ऑन आवर प्रोग्राम ऑन डिप्लोमेटिक इकोनॉमी विद आमिर अली ऑन 89 HD।